आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ अधिगम एवं अभिप्रेरणा। तो अधिगम मतलब आप सभी को पता होगा। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, ठीक, जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं तथा जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है और जन्म के तुरंत बाद से ही बालक सीखना प्रारंभ कर देता है। आप वुडवर्थ के मतानुसार भी परिभाषा है वुडवर्थ की, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को सीखने की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक। और क्रो के भी मतानुसार है सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्रॉनबेक के मतानुसार है सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। तो आप सभी को पता चल गया होगा अधिगम का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अब अधिगम पे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न का वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ। आप देखिए, अधिगम है, अधिगम क्या है? जो हम कुछ जानते हैं वह सब अधिगम किया हुआ है। व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक अस्थायी प्रभाव है कि प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन योग्य है कि विशिष्ट आयु स्तर तक सीमित है। तो अधिगम क्या है? अधिगम है व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक अस्थायी प्रभाव है, उसको कहते हैं अधिगम, ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा नहीं है, नहीं पहला नहीं है, दूसरा है, तीसरा, चौथा नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है सार्थक अधिगम है। सार्थक अधिगम है क्या है? वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य, दी गई सूचना के निष्क्रिय ग्रहण, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। ये भी राजस्थान बीएड में आया है। ऊपर वाला प्रश्न एमपी बीएड में आया है और हर जगह पूछा जाता है, यूपी में भी आता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है अधिगम के वीडियो। तो दूसरे का क्या होगा? दूसरे का आंसर हो जाएगा सार्थक अधिगम का निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, ठीक है। वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण ये भी नहीं है। उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन का साहचर्य ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। डी आंसर हो जाएगा। तीसरा है अगले का, विद्यार्थी अधिगम तब उत्पन्न होता है जब सक्रिय शिक्षण हो, अभिभावक सक्रिय हो, प्राचार्य सतर्क हो, विद्यार्थी को सक्रिय बना दिया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा, विकल्प पढ़ने से इसका आंसर लग रहा विद्यार्थी को सक्रिय बना दिया जाए, ये सही है, ठीक है। बीएचयू बीएड में आया था 2020 में, ये नहीं है। अगला प्रश्न है अधिगम सीखने हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण क्या है? अधिगम सीखने हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण क्या है? तो सबसे बड़ा गुण इनका है अच्छी याददाश्त नहीं, अच्छी संप्रेषण क्षमता नहीं, सीखने हेतु कठिन श्रम नहीं, सीखने हेतु जिज्ञासा। ये अधिगम सीखने हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण है। पांचवा है अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। तो क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, ठीक है। ये सब नहीं है। सारा विकल्प पढ़ूंगी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो समय आप लोगों का न बर्बाद हो। ये राजस्थान बीएड 2017 में आया हुआ था, आप देख लेंगे, ठीक। छठा प्रश्न है अधिगम के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? अधिगम के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, नहीं यह विकास की प्रक्रिया है, यह उद्देश्यपूर्ण हेतु होता है, यह अनुभवों का संगठन है। इसमें छठे का क्या होगा? विकल्प में कूट दिया है, पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, तीसरा और चौथा, कि ये सभी। इसमें से क्या होगा? तो इसमें से ये सभी हो जाएगा। ये सभी जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ये भी सही है, विकास की प्रक्रिया ये भी सही है, उद्देश्यपूर्ण होता है ये भी सही है, अनुभवों का संगठन होता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं अधिगम के संदर्भ में दिया गया कथन व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं, किस मनोवैज्ञानिक का है? ये है स्किनर का। हम पहले वीडियो डाले थे स्किनर के, ये मैंने परिभाषा वहाँ पढ़ी है, ठीक है। ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है आठवां,
अधिगम के सामाजिक निर्मितवादी कंस्ट्रक्टिविस्ट उपागम की विशेषता है। ये इसमें क्या है, अधिगम के लिए बालक के संज्ञान पर बल देना, अधिगम के लिए सूचना प्रक्रम पर बल देना, अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना, अधिगम के लिए अनुभवों पर बल देना। तो इसमें आंसर सही है इसका, अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना, और विकल्प गलत है। ठीक है, अगला है अधिगम प्रभावित होता है। अधिगम प्रभावित होता है तो सामाजिक अंतःक्रिया से, हाँ ये भी सही है। अंतर्वैयक्तिक संबंध से, ये भी सही है। दूसरों से संप्रेषण से, ये भी सही है। इसलिए आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्किनर के अधिगम सिद्धांत के अनुसार यदि व्यवहार को नियंत्रित करना हो तो व्यक्ति को किसे नियंत्रित करना चाहिए? एक AVS PRT 2017 में प्रश्न आया था। ठीक है, तो अनुक्रिया, हाँ। निष्पादन, ये भी सही है। दंड, ये भी सही है। प्रबलन, ये भी सही है। ठीक, तो इसका सबसे सही क्या होगा? अनुक्रिया भी नहीं सही है, निष्पादन भी नहीं सही है। आपको क्या लगा, सब सही है? नहीं, दंड भी नहीं सही है। सही इसमें क्या है? प्रबलन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देने के व्यक्तिगत कारकों में शामिल है? व्यक्तिगत कारकों में क्या शामिल है? तो ए बालक, हाँ सही है। अभिप्रेरणा, ये भी सही है। बालक की शैक्षिक पृष्ठभूमि, ये भी सही है। इसलिए यहाँ इसका आंसर हो जाएगा D, ए सभी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया के व्यक्तिगत कारकों में शामिल नहीं है? व्यक्तिगत कारकों में शामिल नहीं है तो वंशानुक्रम, बुद्धि, परिपक्वता, दुश्चिंता। तो ये व्यक्तिगत कारकों में शामिल नहीं है, तो ये वंशानुक्रम नहीं शामिल है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये बुद्धि, परिपक्वता, दुश्चिंता शामिल है। अगला प्रश्न है, सीखने के व्यक्तिगत कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सीखने वाले की अभिवृत्ति तो सम्मिलित है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, ये भी सम्मिलित है। सामाजिक वंशक्रम का ज्ञान, हाँ ये सम्मिलित नहीं है, तो इसलिए विकल्प में ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सम्मिलित नहीं पूछा गया। ठीक है, सीखने का समय तथा अवधि, ये भी सम्मिलित है। अगला है, अधिगम की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत कारक योगदान देता है? बालकों में सीखने की रुचि, शारीरिक व मानसिक दशाएं, शारीरिक व मानसिक दशाएं, बुद्धि की, ये सभी। तो यहाँ जो है ये सभी सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला है, अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देने वाले पर्यावरणीय कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? कौन से हैं? सामाजिक वंशक्रम का ज्ञान, हाँ ये भी है। वातावरण का प्रभाव, ये भी है। व्यक्तित्व का विकास, ये भी है। इसलिए उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अधिगम के सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत शामिल है। तो इसमें क्या शामिल है? प्रचलित रीति रिवाज, हाँ शामिल है। मान्यताएं, ये भी शामिल है। आदर्श, ये भी शामिल है। इसलिए ये सभी हो जाएगा। बालकों को सीखने की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक योगदान देता है? पर्यावरण का प्रभाव, हाँ ये भी सही है। वंशानुक्रम, हाँ देता है। कक्षा का परिवेश, ये भी देता है बालकों की सीखने की प्रक्रिया में, इसलिए ये सभी सही हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक इस बात पर बल देता है यदि समाज विकसित व शिक्षित होगा तो उस समाज के बच्चे भी पढ़ाई के प्रति सजग होंगे तथा सीखने के प्रति जिज्ञासु बने रहेंगे। ठीक है, तो सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, यही आंसर होगा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। ठीक है, ये आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, समूह अध्ययन कारक ये नहीं होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? कार्य है क्या है मतलब। ठीक है, अब ये प्रश्न का, बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, बालक को पढ़ना, बालक को खेलने से रोककर उसे अध्ययन में लगाना, बालक को केवल पाठ्य पुस्तक से पढ़ने के लिए प्रेरित करना। तो ये सब तो नहीं है। ठीक है, ये तीनों कट गए। ये है बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, ये विकल्प हो जाएगा ये सही। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम व्यूह रचना कौशल सृजनात्मकता के विकास में बाधा पहुंचाती है? विद्यार्थियों को लचीले ढंग से चिंतन में सहायता करना,
कि विद्यार्थियों को जोखिम मतलब खतरा उठाने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये दोनों नहीं है। शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अति नियंत्रित करना, हाँ ये सही है, सी आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षण है उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं का, माता पिता के सहयोग का, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन का, अभिरुचि और अभिप्रेरणा का। तो इसमें क्या है, अभिरुचि और अभिप्रेरणा का। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? सर्वाधिक उचित है तो इसमें है शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। ये आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक, ये विकल्प नहीं है तीनों। अगला है, निम्नलिखित में से यहाँ क्या करना है, डाट डाट है, आप अभी भरिएगा। निम्नलिखित में से एक अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। शिक्षक की शिक्षण शैली, मंदबुद्धिता, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन करना, शैशवकाल के समय दिमागी बुखार। तो यहाँ हो जाएगा निम्नलिखित में से शिक्षक की शिक्षण शैली, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब गलत है। अभिप्रेरणा क्या है? किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति, किसी कार्य को नहीं करने की इच्छा शक्ति। अभिप्रेरणा सामान्यतः बालकों में निराशा का भाव उत्पन्न करती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति को अभिप्रेरणा। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया है? पिछले वीडियो में मैंने इसकी परिभाषा डाली है। ठीक है, तो स्किनर ने। अगला है, निम्न में से कौन एक अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है? अब है कि नहीं है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ करके फिर तब समझ करके तब फिर विकल्प पढ़ना है, जहाँ नहीं और है पूछा जाए, क्योंकि वहाँ कन्फ्यूजन से गड़बड़ी हो जाती है। इसमें क्रियाशीलता होती है नहीं, यह व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करती है। ठीक है, निम्न में से कौन एक अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है? तो ये तो है, इसमें क्रियाशीलता होती है, ये भी है। यह व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करती है, ये भी है। यह किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, ये भी है। अब नहीं पूछा गया है तो इसलिए यह व्यक्ति के कार्य में बाधा उत्पन्न करती है, ये हो जाएगा इसका विकल्प सही। किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से न करके दूसरे की इच्छा से करना चाहता है तो अभिप्रेरणा की कौन सी स्थिति होगी? इसमें कौन सी स्थिति होगी? सकारात्मक स्थिति नहीं, नकारात्मक स्थिति होगी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिप्रेरणा चक्र के क्रमिक कदम निम्नलिखित में से कौन सा से हैं? इसमें कौन सा से हैं? आवश्यकता, हाँ ये भी सही है। अंतर्नोद, ये भी सही है। प्रोत्साहन या लक्ष्य, ये सभी, इसलिए इसका डी आंसर हो जाएगा। जैविक आवश्यकता में शामिल है, जैविक आवश्यकता में अब सभी शामिल होंगे यहाँ। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, भूख भी है, प्यास भी है, काम भी है, इसलिए ये सभी हो जाएंगे। स्वतः अभिरुचि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आंतरिक अभिप्रेरणा से है। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा से है, बाह्य अभिप्रेरणा नहीं हो सकता इसका आंसर। ठीक, अगला है, यदि कोई व्यक्ति आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं विशेष उपलब्धि की आकांक्षा चाहता है तो उसके बारे में कहा जा सकता है कि वह आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाह्य रूप से प्रेरित है, आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप से प्रेरित है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो इसमें सही होगा बाह्य रूप से अभिप्रेरित है, क्योंकि इसमें आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा की उपलब्धि की आकांक्षा रखता है, तो बाह्य रूप से अभिप्रेरित है वो, इसलिए बी आंसर हो जाएगा। अगला है, रुचि, आदत व सामुदायिकता किस प्रकार के प्रेरक के उदाहरण हैं? अर्जित प्रेरक के उदाहरण है। ठीक है, अगला है, मास्लो के अनुसार निम्नलिखित प्रेरणाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली प्रेरणाएं कौन सी हैं? सबसे अधिक प्रेरणाएं
शक्तिशाली प्रेरणाएं कौन सी है? तो अर्जित प्रेरणाएं हैं, ठीक है, ये सब नहीं है। निम्नलिखित में से कृत्रिम प्रेरक है, कृत्रिम प्रेरक क्या है? दंड है, हाँ ये भी है, प्रशंसा ये भी है, पुरस्कार ये भी है, इसलिए ये सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिप्रेरणा का स्रोत कौन सा है? ये यूपीटीईटी में आया है, ठीक है। आवश्यकता है, चालक है, प्रेरक है, इच्छा है। तो इसमें क्या है? इच्छा। अभिप्रेरणा का स्रोत कौन सा है? इच्छा। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से प्रेरणा प्रदान करने वाला घटक है? उत्तेजना, हाँ है, प्रोत्साहन भी है, दंड भी है, इसलिए ये सभी सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है, किया जाएगा प्रशंसा एवं दोषारोपण, हाँ सही है, प्रतिद्वंदिता ये भी सही है, पुरस्कार एवं दंड ये भी सही है, परिणाम का ज्ञान, इसलिए इसमें डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये सभी सही हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तित्वता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, हाँ सही है, प्रशंसा एवं भर्त्सना, इसलिए उपरोक्त सभी सही हो जाएगा आंसर इसका। अगला है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ठीक है, तो ये प्रतिपादित किया गया था मास्लो द्वारा, ठीक है। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत मास्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया था, आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 40, मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के सबसे निचले स्तर में वर्णित है, क्या वर्णित है? शारीरिक आवश्यकताएं, ये वर्णित है, ठीक है, ये सब नहीं है। मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार कौन सी आवश्यकता सबसे अंत में पूरी होती है? सबसे अंत में कौन सी आवश्यकता पूरी होती है? सम्मान नहीं, सुरक्षा भी नहीं, ये आत्म यथार्थता पूरी होती है, आंसर बी सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा है? 2011 में आया हुआ है ये किसने कहा है? तो मैकडूगल ने कहा है, ठीक है, ये सब गलत है। अभिप्रेरणा से अभिप्रेरणा से संबंधित सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादक का नाम दिया गया है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ सही नहीं पूछा जा रहा। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल, ये सही है। मनोविश्लेषण का सिद्धांत मास्लो, शारीरिक क्रिया का सिद्धांत मॉर्गन, ये भी सही है। अधिगम सिद्धांत कर्ट लेविन, ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें गलत कौन सा है? मनोविश्लेषण का सिद्धांत मास्लो, ठीक, ये सही हो, ये इसका विकल्प बी है, मनोविश्लेषण का सिद्धांत, ये सही नहीं है और सब सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, उपलब्धि अभिप्रेरणा है तो चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, ये उपलब्धि की अभिप्रेरणा है, ठीक है, ये सब नहीं है। अगला है, प्रेरणा किसकी व्याख्या करता है? व्यवहार का, व्यवहार के प्रभाव, व्यवहार क्यों घटित होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यवहार क्यों घटित होता है, प्रेरणा किसकी व्याख्या करता है? इसकी सी, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? ये CTET में आया हुआ है। बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। ये है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, ये सही हो जाएगा। बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। किस तरीके से बढ़ावा देना चाहिए? प्रतिस्पर्धा, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन, कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके, ठीक। तो सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन, इससे बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है, प्रशंसा करके नहीं दिया जा सकता। अगला है, एक आंतरिक
बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। ये भी CTET में आया हुआ है, ठीक है। तो क्या कराता है, इसका सही आंसर हो जाएगा अभिप्रेरण, अभिप्रेरण, ठीक है। ये संवेग वचनबद्धता अध्यवसाय नहीं है। अगला है, ये भी CTET में आया है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। पुरस्कार प्रेरक नहीं, संवेग नहीं, आवश्यकता इसका विकल्प सही हो जाएगा, ठीक। अगला है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। कैसे प्रोत्साहित कर सकती है, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से नहीं, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें सहायता देकर नहीं, ये भी नहीं सही है। इसमें साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफ़ी, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से शिक्षकों के लिए अभिप्रेरणा के महत्व में शामिल है। क्या शामिल है, पढ़ाने की शैली सरल होनी चाहिए, हाँ सही है। छात्र में जिज्ञासा का भाव उत्पन्न करना, ये भी सही है, होना चाहिए शामिल। शिक्षकों को उच्च नैतिक मूल्यों को प्रस्तुत करना चाहिए, हाँ सही है। उपरोक्त सभी, इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। सीखने में प्रेरणा की भूमिका होती है, यह बाल व्यवहार में परिवर्तन लाती है, यह चरित्र निर्माण में सहायता करती है, मानसिक विकास को बढ़ाती है, ठीक। तो इसमें सभी है, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। सीखने में ये भूमिका सभी निभाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, हाँ ये भी सही है। पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, ये भी अभिप्रेरणा है। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, ये भी सही है। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो इसमें देखने में तो सब सही लग रहा है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सही। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा पूछा जा रहा है यहाँ, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर होगा, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, ये आंसर सही होगा, ठीक है। ये तीनों गलत हैं। अब ये UPTET में आया हुआ अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण, अभिप्रेरण सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, नहीं। पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, नहीं। एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वाले को प्रस्तुत करता है, नहीं। इसका आंसर सही होगा, नई सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अगला है, सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं में कमी होती है, शारीरिक विकास होता है, अनुशासन की भावना का विकास होता है, सामाजिक गुण सीमित रहते हैं। इसमें क्या आंसर होगा, इसमें आंसर होगा अनुशासन की भावना का विकास होता है, ये सही विकल्प है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित दिए गए कथनों में कौन सही है। बालकों को सीखने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए, बच्चों को सीखने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है, ये भी सही है। बुद्धि बालकों में खोजी दृष्टिकोण को बढ़ाती है, ये भी सही है। अनुशासन छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, ठीक। 1 और 2, 1 और 3, 1 2 4, नहीं इसमें ये सभी, इसमें सभी सही हैं, ठीक है। सभी अपने अपने महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला है, अधिगम में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, ये बताना है आपको। अधिगम में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, तो यह छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न करती है, हाँ सही है। छात्रों को कार्य के लिए आंतरिक ऊर्जा प्रदान करती है, ये भी सही है। छात्रों में नैतिक मूल्यों को बढ़ाता है, ये भी सही है। इसलिए यहाँ विकल्प हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी सही हैं। वैसे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है अधिगम के, ठीक है। इसके जितने बहुविकल्पीय प्रश्न का मैं वीडियो बनाई हूँ सब किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ है, ठीक। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलूँगी। अपनी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।